महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। बीएमसी में कांग्रेस ने शिवसेना का विरोध किया है, वहीं अब कांग्रेस एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस अब मुंबई नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ सकती है। मुंबई कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रमुख अशोक उर्फ भाई जगताप ने संकेत दिए हैं कि 2022 में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस शिवसेना के खिलाफ मैदान में उतर सकती है। जगताप ने कहा है कि सीटों का बंटवारा करना एक मुश्किल काम है, इसीलिए हमें एक पार्टी के रूप में उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो पार्टी के झंडे को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और बृहन मुंबई नगर पालिका के आगामी चुनाव में सभी 227 सीटों पर लड़ना चाहिए। इससे पहले एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के नए अध्यक्ष के रूप में अशोक अर्जुन राव जगताप की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चरण सिंह सप्रा एमआरसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के हालिया बयानों से ये भी साफ है कि पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल होकर खुश नहीं है। बीएमसी के अलावा पार्टी राज्य सरकार में भी कांग्रेस की लगातार हो रही उपेक्षाओं से बेहद नाराज है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसकी शिकायत सोनिया गांधी से भी की है। बीते दिनों सोनिया गांधी ने सीएम उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही महाराष्ट्र सरकार को चलना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस गठबंधन से हाथ खींच रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में सीएम उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो सकता है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पायलट और उनके समर्थक सरकार में शामिल है, लेकिन अभी भी वो गहलोत से अलग ही दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की स्थिति ऐसी है जैसे गहलोत की सरकार है और पायलट विपक्ष में बैठे हैं। अब सीएम गहलोत के एक चहेते अफसर को एसीबी से क्लीन चिट मिली है, लेकिन पायलट समर्थक इसे पचा नहीं पा रहे हैं। पायलट समर्थक एक पूर्व कांग्रेसी पार्षद राजेश मेहता ने जेडीए के पूर्व चेयरमैन को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कोर्ट में आवेदन लगाकर एसीबी की तरफ से दाखिल जवाब की पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल पूरा मामला यह है कि 2013 में गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी दौर में तत्कालीन जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता वाली 2 बोर्ड बैठक में अंधाधुंध स्वीकृतियां जारी हुई थी। सरकार बदलते ही वसुंधरा सरकार ने 13 अगस्त, 23 और 24 सितंबर 2013 की इन बैठकों में स्वीकृत किए गए कार्यों को घोटाला मानकर एसीबी जांच के बाद प्रकरण दर्ज करवाए गए। इस मामले में एसीबी ने जांच के बाद चालान तक पेश किए थे। सोलंकी सहित कई इंजीनियर्स और अफसरों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब फिर सरकार बदली। गहलोत सरकार 3 के सत्ता में आते ही सोलंकी पर सरकार ने मेहरबानी दिखाई और उन्हें एसीबी से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन पायलट गुट के पार्षद क्लीन चिट का विरोध कर रहे हैं। करवट बदलती राजनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गहलोत और पायलट गुट में राजनीति की पिच पर रोमांचक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जहां सोलंकी को मुख्यमंत्री गहलोत का सबसे खास माना जाता है, वहीं पूर्व पार्षद राजेश मेहता सचिन पायलट के करीबी हैं। इस पूरे एपिसोड में खास बात यह है कि जिस बीजेपी के शासनकाल में एसीबी ने पूर्व चेयरमैन सोलंकी के खिलाफ करप्शन के केस दर्ज किए थे, वो बीजेपी इस पूरे मामले में अभी चुप है। लेकिन सोलंकी की क्लीन चिट से राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एक बार उसके अपनों ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेट्रो कार शेड मामले में सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार बैकफुट पर है। जिस तेजी से पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों को पलटकर उद्धव ठाकरे आरे से कांजूर मार्ग में मेट्रो शेड बनाने चले थे, उद्धव की सब तेजी निकल गई। पहले तो केंद्र सरकार ने उद्धव के कांजूर मार्ग वाले जमीन को अपना बताकर परियोजना पर अड़ंगा लगा दिया, लेकिन उद्धव सरकार को सबसे बड़ा झटका हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने मेट्रो कार शेड परियोजना में काफी अनियमितता पाई है। हाईकोर्ट ने एकीकृत मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए कांजूर मार्ग क्षेत्र में 102 एकड़ साल्ट पैन भूमि आवंटित करने के मुंबई उपनगरीय जिलाधिकारी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। अब मेट्रो कार शेड को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी विवाद को एनसीपी प्रमुख शरद पवार सुलझाने चले हैं। पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। माना जा रहा है कि पवार मेट्रो कार शेड का मामला केंद्र सरकार के पास लेकर जाएंगे। बताया जा रहा है कि पवार ने फडणवीस और ठाकरे से अलग अलग बातचीत भी की है। दोनों से बातचीत के बाद पवार ने मेट्रो कार शेड से जुड़े अधिकारियों से जानकारी ली। अब कहा जा रहा है कि पवार दिल्ली हुकूमत से बात करेंगे। इसका कारण है कि कांजूर मार्ग की जिस जमीन पर कार शेड बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार के अधीन है। इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा था कि कांजूर मार्ग में कार शेड बनाने के लिए वो केंद्र के साथ बातचीत कर विवाद सुलझाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि फडणवीस की अगुवाई वाली राज्य की पिछली सरकार ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए आरे कॉलोनी में कार शेड बनाने का फैसला लिया था और काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन उद्धव सरकार ने हरे पेड़ों को काटने की दलील देकर इस प्रोजेक्ट का स्थान बदल दिया। हालांकि पूर्व सीएम फडणवीस और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मेट्रो कार शेड आरे में ही बने। अब देखना होगा कि मामले में पवार के कूदने से विवाद सुलझता है या नहीं।
कृषि कानून पर विपक्ष के साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का नाम भी शामिल है। रवीश कुमार मोदी सरकार का विरोध करने में सबसे आगे रहते हैं। मौका मिलते ही वो मोदी पर जमकर हमला करते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है जब रवीश कुमार केंद्र सरकार के कामों का विरोध करते नजर आते हैं। कृषि कानून को लेकर भी वो सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट लिख चुके हैं और केंद्र सरकार को गलत ठहराते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। रवीश कुमार ने बीजेपी की तरफ से इस तरह के दावों को गलत बताते हुए लिखा है कि मंडी खत्म होने से बिहार का किसान अमीर हुआ, यह ऐतिहासिक झूठ है। रवीश कुमार ने लिखा है कि बेशक बीजेपी इस बात पर गर्व कर सकती है कि बिहार का किसान उसे ही वोट करता है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकता है कि 2006 में बिहार में मंडी समाप्त कर बिहार का किसान अमीर हो गया। बिहार के किसानों को गेहूं और धान का दाम नहीं मिलता है, मक्का और दाल का भी दाम नहीं मिलता है। अगर वहां मंडी होती तो कुछ प्रतिशत ही सही किसानों को एमएसपी तो मिलती, लेकिन मंडी समाप्त करने के बाद एमएसपी की हर संभावना खत्म हो गई है। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि किसानों को अपने दरवाजे पर ही कम दाम में धान गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें पता ही नहीं चला कि मंडी खत्म कर कैसे उन्हें गरीब बनाने का रास्ता खोल दिया गया, ताकि वो खेती छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ पलायन करे और सस्ते दर में मजदूरी के लिए उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भी रवीश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रवीश एक बार फिर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। रवीश को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि 2006 से पहले बिहार के किसान बहुत अमीर थे क्या, जो आप कह रहे हैं कि अब गरीब हो गए हैं। हालांकि रवीश को केंद्र सरकार पर निशाना साधने की पुरानी आदत है। इसके लिए वो अपने साथी पत्रकारों से भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं जो मोदी की तारीफ करते हैं। भारत में कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस ने देश भर में झूठ फैलाया। कोरोना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए थे। 19 तारीख को भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि 1 करोड़ संक्रमित और 1.5 लाख लोगों की मौत बिना योजना के लगाए गए लॉकडाउन से 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ तो लड़ाई नहीं जीत सके, लेकिन इसने लाखों लोगों का जीवन बर्बाद जरूर कर दिया। यही हाल कांग्रेस के दूसरे नेताओं का भी है, लेकिन अब संसदीय समिति की रिपोर्ट सामने आई है जिसने कांग्रेस के दावों को झूठा करार दिया है। इस रिपोर्ट में कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा हैं। आनंद शर्मा ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सौंपी है, उसमें कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। समिति ने लॉकडाउन से हुई परेशानियों और व्यवधानों का जिक्र तो किया है, लेकिन अचानक लगे लॉकडाउन को समय की जरूरत और वायरस को रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया है। समिति के मुताबिक लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य देश भर में एक समान नियम लागू करना, संक्रमण को उच्चतम स्तर तक पहुंचने की गति को धीमा करना और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई चुनौतियों के अनुकूल बनाना था। समिति ने साफ शब्दों में कहा कि लॉकडाउन से देश में स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करने और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का समय मिला है। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में कई बातें केंद्र सरकार के पक्ष में लिखी गई हैं। वहीं विश्व भर में कोरोना एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की ये रिपोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल आनंद शर्मा कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अगस्त में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की थी। इसके बाद से आनंद शर्मा कांग्रेस से अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं कई बार उनको राहुल गांधी का विरोध करते हुए देखा गया है। एक बार फिर कोरोना पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने मोदी सरकार की तारीफ कर जता दिया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अब राहुल गांधी पसंद नहीं है। बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज होने में अभी 4 महीने बाकी हैं और अभी से ही सियासत गर्मा चुकी है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बयानी वार दिन पर दिन गहराता जा रहा है। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने ये जानकारी दी है कि टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के साथ ही अलग अलग पार्टियों के लगभग 3,800 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर नेताओं के टीएमसी से होने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर तिलमिलाते हुए तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए शिकंजा कसा है। दरअसल हाल ही में अगले साल बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने ममता सरकार की कार्यशैली को विकासहीन बताते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में विकास काफी पिछड़ चुका है, जिस पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि गरीबी मिटाने में पश्चिम बंगाल नंबर 1 राज्य रहा है और कई आंकड़े गिनाते हुए ममता ने कहा कि टीएमसी के नेतृत्व में राज्य हमेशा विकास की राह पर चलता आ रहा है।
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए 300 कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया था, जिसके जवाब में ममता बनर्जी कहती हैं कि राज्य में राजनीतिक हिंसा में कमी आई है, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन बीजेपी तो आत्महत्या को भी राजनीतिक हिंसा बताती है। बीजेपी पारिवारिक मामलों पर भी सियासत करती है। वहीं मुंह की खाने के बाद भी टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बयानबाजी खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि टीएमसी का खाता खाली होता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर भाजपा पर निशाना कसने की कोशिश करते हुए किशोर ने ये बयान दिया, जिसमें भगवा दल बताते हुए उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया है कि अगर भगवा दल पश्चिम बंगाल में 200 सीटें नहीं जीत पाया तो क्या भाजपा के मंत्री अपना पद छोड़ेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी 200 सीट जीत गई तो वो अपना काम जरूर छोड़ देंगे। अब इससे पहले ममता को भी भाजपा ने उनके बयानी वार का कई बार जवाब दिया है और प्रशांत किशोर को तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट के जरिए आईना दिखा ही दिया था। लेकिन दोबारा किशोर और ममता के बयान पर भाजपा क्या पलटवार करती है, ये देखना काफी लाजमी होगा। लेकिन हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।